नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और सरकार का दावा है कि योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार 75% वोट हासिल करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सियासी पिच पर हैट्रिक लगाने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। दो लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और पार्टी नेताओं का दावा है कि इस बार यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी यहां सियासी पिच पर हैट्रिक लगाएगी। 2024 के चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर किसकी जीत होगी, इस पर कुछ भी कहना आसान नहीं है, लेकिन 5 सीटों पर कब्जे के लिए पार्टी ने प्लान तैयार कर दिया है, जिसमें यह भी शामिल है कि 2024 के चुनाव में किसी भी तरह उत्तराखंड में 75% वोट हासिल किए जाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिले थे और अब पार्टी ने 75% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस समय पूरा विश्व जो है उनकी तरफ एक टकटकी लगाए हुए देखे हुए है, जिस प्रकार से वो विश्व शांति दूत के रूप में उभर कर आ रहे हैं। चाहे आप देखिए इतना, चाहे यूक्रेन रसिया वार हो, चाहे अभी हमास और इजराइल का वार हो, उसमें भी वो एक मुखिया के रूप में, एक पिता के रूप में वहाँ पर पूरे एक मार्गदर्शन करते हुए नजर आते हैं। चुनाव की तैयारी तो सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन बीजेपी की तैयारी बाकी दलों और पार्टियों के मुकाबले काफी बड़ी और चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर यहां 51% मत पाने का लक्ष्य रखा है। तो उत्तराखंड बीजेपी ने राज्य में 75% मतदान पार्टी के पक्ष में करवाने के लिए कार्यक्रम तेज कर दिए हैं और शायद यही वजह है कि पार्टी नेताओं को राजधानी छोड़ जिलों में जाकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी को मजबूत करने के साथ सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। पहले तो जो कोविड के समय में इतना बड़ी जो ये महामारी आई, उससे हम उभरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पिता के रूप में, एक संरक्षक के रूप में उन्होंने पूरे भारतवासियों को अपने बच्चे के रूप में उनका संरक्षण पोषण किया। उस भयंकर बीमारी से हमको उससे निजात दिलाई और जिस प्रकार से लॉकडाउन किया, इससे प्रदर्शित होता है जहाँ पूरा अमेरिका जैसा देश इसको लॉकडाउन नहीं कर पाया, भारत में लॉकडाउन हुआ। उन्होंने अपने पूरे जो भारतवासियों की जिस प्रकार से उन्होंने मैं कहूँगी एक सेवा के भाव से, एक पिता के भाव से उन्होंने काम किया। ये पूरी जनता बहुत ही भावनात्मक रूप से उनके प्रति बहुत ही आभार करती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक उत्साहित है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी के नेता 75% वोट पार्टी प्रत्याशियों के हक में करवाने के लिए हरिद्वार से लेकर चमोली तक जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बात सिर्फ बैठक तक ही सीमित नहीं है, पार्टी के सिख युवा सम्मेलन के साथ ही SC/ST सम्मेलन तक की तैयारी की है और इसके पीछे की एक खास वजह यह है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती थी और साल 2019 में और भी ज्यादा मत प्रतिशत के साथ दोबारा सभी सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इस समय पूरा विश्व जो है उनकी तरफ एक टकटकी लगाए हुए देखे हुए है, जिस प्रकार से वो विश्व शांति दूत के रूप में उभर कर आ रहे हैं। चाहे आप देखिए इतना, चाहे यूक्रेन रसिया वार हो, चाहे अभी हमास और इजराइल का वार हो, उसमें भी वो एक मुखिया के रूप में, एक पिता के रूप में वहाँ पर पूरे एक मार्गदर्शन करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पीछे नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ कई अन्य कार्यक्रमों के जरिए जनता के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। बीजेपी के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी से आज आम आदमी परेशान है। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों की भी लड़ाई लड़ रही है, महंगाई के खिलाफ भी जो है लगातार बिगुल फूकने का काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, तो उसके लिए भी हम लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस डबल इंजन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने दो बार राज्य में अपनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई, वो डबल इंजन कहाँ है, जनता भी पूछ रही है और विपक्ष भी के नाते हम लगातार सरकार से सदन में और सड़क पर सवाल कर रहे हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 75% तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि जनता उनको जो है गांव में भी घुसने देगी। लगातार जो है लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, नेताओं का विरोध कर रहे हैं, विधायकों को और सांसदों को जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो भाजपा पहले अपनी जमीन बचाने की सोचे, उसके बाद कोई दावा करे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है
कि इस बार राज्य की पांचों लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी और मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें संशय होना चाहिए। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से हैं। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। पार्टी नेताओं का दावा है कि युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी से राज्य की जनता को काफी कुछ उम्मीदें हैं, जिसे पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। तो देखिए, अब जो है चीजें चर्चाएं आम हो गई हैं कि भाई अब बीजेपी 75% वोट के पीछे है, कि उससे इस बार उत्तराखंड में 75% वोट चाहिए। उसके लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार सम्मेलन पर सम्मेलन कर रही है। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक सब चीज को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार बताया जा रहा है कि 60% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, 60 से और 65 के बीच में मिले थे, 65 के बीच में मिले थे वोट। तो उसको और 10% और आगे बढ़ाकर वो चाहती है कि 75% वोट इस बार बीजेपी को मिले। तमाम सवाल है कि कैसे बीजेपी वोट पाएगी, ये भी एक बड़ा जो है सवाल है, और कैसे जो है मैनेज करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। नवीन पिरसाली जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सुभाष झा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। शांति प्रसाद भट्ट जुड़ चुके हैं, यूकेडी प्रवक्ता है। कांग्रेस से हमारे पास 7 प्रवक्ता हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी का। शांति प्रसाद भट्ट जी, पिछली बार 61% वोट मिले थे इनको, बीजेपी को 60 से 65% कहा जा रहा है, 61% मिले थे। अब 75% वोट के पीछे है बीजेपी। लगातार संगठन को मजबूत करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है और बूथ स्तर को पूर्ण रूप से मजबूत कर रही है। ये किसी से छिपा नहीं है, दिख भी रहा है। बहुत सही सवाल आपने किया है। देखिए, लोकसभा चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, अब आम जनमानस इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड़ पर रहती है और उसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है। आपने कहा कि 60-65% पिछली बार उन्हें वोट पड़ा था, इस बार वो 70 से 75% वोट लेने के लिए इन्होंने शुरुआत कर दी है। और उसकी शुरुआत आपने देखा होगा, देहरादून में एक बाबा आ गए थे, यहाँ वो बाबा वोट मांग के चले गए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नाम से वोट पड़ा। लोकसभा में 5 सांसद जो गए, उत्तराखंडियत के लिए उन्होंने किया क्या? एक बंगालियों को आरक्षण देने की बात कर रहा था, दूसरा कह रहा था कि उत्तराखंड पूरा लूट लो, उत्तराखंड को जितना जमीन से लेकर भू कानून से लेकर जितना लूटना है लूट लो, मगर उत्तराखंडियत पे काम ना करो। उसके बावजूद अब आप इस चुनाव में आप कह रहे हो कि भाजपा 75% वोट की तैयारी कर रही है। देखिए, एक बात को हमको स्वीकारना पड़ेगा बड़ा दिल करके कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। पहाड़ में उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मगर धाकड़ धामी अखबार में फ्रंट में छप रहा है। गांव के अंदर बेरोजगारी के कारण परिवार बर्बाद हो गए, लड़के फांसी खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही पढ़ लिख के, मगर पन्ना प्रमुख गांव में शाम के टाइम पर दावत से लेकर हर तरह की सुविधाएं दे रहा है। गांव गांव घूम के 5 किलो चावल की बात अभी से शुरुआत हो गई है। इस तरह की तैयारी में मैं बड़े दिल होकर स्वीकार सकता हूं कि ना तो हम इतने सक्षम हैं और ना दूसरा विपक्षी दल इतना तैयारी से खड़ा है। वो पिछले 1 साल से लगातार इस बात पर चले हैं और अभी फिर इस देश में रोजगार देने के बजाय जब भारत के क्षतिज पर बैठा सत्ताधीश ये कहने लगे कि 5 साल और 5 किलो चावल दूंगा और वो उनका मास्टर स्ट्रोक हो, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं, घर घर 5 किलो चावल पर अपने राजनीतिक क्षतिज पर पहुंचने की बात खत्म कर रहा हूं। एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे हम आपको। मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के। सर, स्वागत है चरण में आपका जी। अपनी बात पूरी करें। मैं अपनी बात को खत्म करने से मैं कह रहा हूं कि देखिए, हमें स्वीकारना चाहिए कि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतनी मजबूत हो चुकी है कि धर्म की आड़ पर और पैसों के दम पर और 5 किलो चावल पर ये उत्तराखंड का भू कानून भूल जाएंगे, बुलाने में कोशिश करेंगे।
ये धाकड़ धामी के नाम पर अंकिता हत्याकांड के वीआईपी का नाम भुलवा देंगे। ये पैसों के दम पर उत्तराखंड का मूल निवास खत्म कर दिया, इसको भुलवा देंगे। ये उत्तराखंड के अंदर 85,000 करोड़ का कर्जा किस लिए उत्तराखंड की जनता पे डूबा, ये भुला देंगे। और ये उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या विस्फोट कराकर उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारियों पर डाका डलवाने का जो काम इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया, ये इसे भुलवा देंगे। मैं बड़ा दिल होकर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल पैसे के दम पर, हिंदुत्व के नाम पर फिर उत्तराखंड को लूटने की कोशिश कर रही है। मेरा विश्वास है जनता इन बातों को समझ रही है कि ये ठग और रग उत्तराखंड को लूटेंगे। इस बार इनका ये नहीं चलेगा, ये मेरा विश्वास है। प्रस्याली जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं तो पहले ये बात कहना चाहूंगा कि भट्ट जी ने बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकना यूकेडी के बस की बात नहीं है। और नहीं, आपने माना था अभी कि मतलब आप जीत नहीं सकते इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव ये नहीं कहा मैंने जीत नहीं सकते, उत्तराखंड की जनता का मजाक ना उड़ाइए। मैंने ये कहा आप जनता नहीं है, मजबूत हैं, आप जनता नहीं है, आप प्रवक्ता हैं, आप उत्तराखंडियत को जनता देख रही है, मजबूत अपने आप को कह रहे हो, ऐसा होगा नहीं। भट्ट जी जनता तो देख रही है, आप प्रवक्ता हैं, आपने कहा ईमानदारी से माना शब्दों को ट्वीट और प्लीज। बात सही कही आपने। और आपने कांग्रेस की क्षमता पर भी सवाल उठाया। बात सही है कि आज जो एक माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 75% वोट लेगी और बाकी जो 25% बटा है उसका भी बंटवारा होना है, लेकिन उस बंटवारे में भी हमारा हिस्सा होगा, ये पक्का। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन बन रहा था, उसके जो प्लेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव का बयान देखा, आपने नीतीश कुमार जी का बयान देखा, आपने और अन्य दल देखे जिस तरह से धराशायी हो रहे हैं। और अगर 27-28 दल है तो 28 मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, तो उनमें यही फैसला नहीं हो पाएगा, चुनाव पूरा हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसलिए सामने भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपने काम की राजनीति पर कर रही है, काम के दम पर बोल रही है। पिछले 8-9 साल में जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख को ऊंचाई पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया, अभूतपूर्व है उसको। और मोदी जी ने अपनी 360 डिग्री डिप्लोमेसी से आपने देखा कि विश्व में किस प्रकार से भारत का गौरव परचम लहराया। इतने बड़ा सम्मेलन यहाँ पर G20 हुआ। तो ये जो सब हो रहा है ये पूरा विश्व देख रहा है, केवल भारत की जनता नहीं पूरे विश्व देख रहा है। और आज हमारे जो प्रवासी भाई भी बाहर और दूसरे कॉन्टिनेंट में हैं वो भी देख रहे हैं कि भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। और जीता जागता सबूत है, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना। और अगर अंदर की बात करें तो गुलामी की निशानी से मिटाने से लेकर जो तमाम कार्य हो रहे हैं, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, जनमानस को एक करने का हो, सभी वर्गों को साथ लेने का हो, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कामों का बखान करेंगे, लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन लबोलुबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 9 साल में काम किए वो अभूतपूर्व है। उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रचंड बहुमत से आ रही है। 75% वोट के पीछे हैं उत्तराखंड में कि भाई 75% वोट जो है इस बार ये चाह रहे हैं इनको मिले, क्योंकि पिछली बार इनको 60 से 65% वोट के बीच में मिला था। अब 75% वोट के पीछे बीजेपी लगी है और इसको लेकर तैयारी भी कर रही है। आप लोग किस तरह से पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो है शांति प्रसाद भट्ट जी ने एक बात कही कि उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया, उन्होंने दोनों पर सवाल उठा दिया। तो उत्तराखंडियत खत्म हो रही है क्या? नहीं, देखिए, शांति प्रसाद भट्ट जी को मैं स्वयं सुन रहा था। विद्वान व्यक्ति हैं, नौजवान साथी हैं हमारे, और एक संघर्ष का जज्बा है उनके अंदर, और संघर्षशील व्यक्ति हैं, जीवन भर संघर्ष किया है। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, गलत नहीं कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंडियत को खत्म करने का काम किया। वो वास्तव में सही बात है। आज जो पार्टी सत्ता में होने के बाद 7 दिन तक सिलक्याना टनल के लोगों को बाहर न कर पा रही हो, जो लोग वहाँ जो लोग वहाँ फंस गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कैसी चल रही है या कैसी ये सरकार चलेगी। और जो 75% की बात आपने कही है, अभी इनके नेताओं ने घोषणा, वो ऐसी घोषणा है जो इन्होंने कहा था कि एक विधानसभा में हम हर विधानसभा में 10,000 वोटर जोड़ेंगे और 2 लाख वोटर इस प्रदेश में कम हो गया। ये घोषणावीर लोग हैं, ये कुछ भी घोषणा कर दें, कुछ भी कहते हैं। इनको उत्तराखंड की जनता माफ करने वाली नहीं है। और मैं भट्ट जी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भट्ट जी मन छोटा मत करिए और खुला दिल रखिए और संघर्ष करिए। भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड खंड की कंदराओं से खदेड़ेंगे। ये कहीं नहीं जीतने वाले हैं। उत्तराखंड के
जनता, महान जनता पे हमको भरोसा है। देखिएगा 2009 का इतिहास 2024 में दोहराया जाएगा और 5 के 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतेगा। जोशी ये नहीं जीतेंगे, आप देख लेना। इन्होंने अभी मेरे भाई बोल रहे थे कृषाली जी, मैं बड़ी अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नौजवान साथी हैं, उत्तराखंड के भविष्य हैं, आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन मैं भड़गी, ये तो बता दो कृषाली जी, उत्तराखंड की जनता को ये तो बता दो 5 साल में क्या काम आपके सांसदों ने किए, कितना ये पार्लियामेंट में बोले, कितना पार्लियामेंट में नई चीज लाने के लिए इन्होंने बात की, कहाँ पर ये बोले। ये तो गुंगे बन के रहे 5 साल, बताओ कोई बात की है? एक भी नई यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई, एक भी नया कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोला जो केंद्र सरकार ने दिया हो? जो इंस्टीट्यूट हैं आपके, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे, मेडिकल कॉलेज आपके चल नहीं पाए। जितने मेडिकल कॉलेज हमारे वक्त पर खुले थे उन पे भी आप फैकल्टी नहीं दे पा रहे हैं, उन पे आप डॉक्टरों की, प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, फैकल्टी नहीं मिल पा रही है। क्या स्थिति बन रही प्रदेश की? ITI आपके बंद हो गए, हजारों स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप कहाँ सपने देख रहे हैं? उत्तराखंड की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के वोट करेगी। ये भाजपा के 5 किलो राशन में आप बिकने वाले लोग नहीं, आने वाले लोग नहीं है। तो मतलब ये जो राशन की बात हो रही है, ये एक जोशी, एक चीज और, ये जो राशन की बात हो रही है, तो क्या मतलब गरीब जनता को ये राशन देना गलत है? अभी भट्ट जी भी कह रहे थे। हम तो आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, कांग्रेस की सरकार में नरसिम्हा राव जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 35 किलो राशन दिया था, हमने तो ये तो 5 किलो दे रहे हैं। बिल्कुल, आप मानते हैं ना? अच्छी बात है ये। 30 किलो तो ये खा गए। नहीं ठीक है, मतलब 30 किलो खा के 5 किलो दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को हमने 35 किलो दिया। सुनिए ना, तो फिर आपके नेता क्यों कहते हैं कि गरीबों को राशन नहीं देना चाहिए और तमाम तरह की बातें को कहते रहते हैं? हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। सर कहते रहते हैं कि गरीबों को राशन देकर उनको और गरीब कर रहे हैं। आप अरे जरा मेरी पूरी बात तो सुनो महाराज पहले जी। राइट ऑफ फूड किसने दिया? खाद्यान्न का अधिकारी कांग्रेस की सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया। ये कोई खैरात बांट रहे हैं क्या? नहीं, आप सरकार में हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भूखा किसी को नहीं सोने देंगे, उसको राशन उपलब्ध कराएंगे। तो फिर सवाल उठते हैं, सवाल भी उठा देते हैं। घर से नहीं दे रहा, ये ये बिल्कुल सही बात है, कोई घर से नहीं दे रहा हूँ करके। ये तो दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे रहे। ये तो सरकार का रुपया लग रहा है। बिल्कुल, और भारत सरकार दे रही है, मोदी नहीं दे रहा है। हम तो कहीं नहीं कह रहे हैं साहब। लेकिन फिर सवाल क्यों उठ जाते हैं? फिर सवाल क्यों खड़े करते हैं कि आप राशन देकर और गरीब कर रहे हैं? नहीं, आप सवाल इसलिए खड़े होंगे, देखिए ना, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, सवाल इसलिए खड़े होंगे कि आप उसको चुनावी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको खाद्य का अधिकार, कानूनी अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है आपको। सरकार काम करेगी तो बताएगी ना। ठीक है सुभाष झा जी, काम करेगी, काम के तरीके से बताए, वो कहे ना हमने इतना दिया, बताने की जरूरत ही नहीं है। डंका बज रहा है, उज्ज्वला नहीं ठीक है, जोशी जी डंका बज रहा है, अपने आप है। आप परेशान मत होइए, मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ, जनता जवाब देगी। जनता को देते मेरी भी बिल्कुल जनता उत्तराखंड की बहुत समझदार है, प्रबुद्ध जनता है, उसने जवाब देती है। 50 साल की राजनीति होगी, जनता बहुत समझदार है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जनता ठिकाने लगाने के लिए बैठी हुई है। ठीक है सुभाष झा जी, आपको जरूर ठिकाने लगाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सुभाष झा जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जब राशन की बात हो रही है भाई, अब बीजेपी, अभी जैसा भी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो काम किए बताइए, तो अब तो लोकसभा चुनाव है तो केंद्र की बात गिनाई जाएगी, केंद्र क्या कर रही है, केंद्र आपको क्या दे रही है। अभी ये उज्ज्वला योजना, ये आयुष्मान कार्ड, ये राशन, यही सब तो गिनाएगी। और क्या भैया देखिए केंद्र ये सब दे रहा है। देखिए सबसे पहली बात है कि भाजपा और कांग्रेस का काम करने का सलीका अलग है और इनके अपने जो जीन हैं, भाजपा की जीन और कांग्रेस की जीन, ये दोनों अलग जीन हैं। भाजपा बोलती है एग्रेसिव होकर के, आश्वासन देती है एग्रेसिव होकर के, लेकिन उस पर वो खरी उतरती नहीं है। मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूँ। ये इनका नारा था सस्ता पेट्रोल, इनका नारा था अच्छे दिन, इनका नारा था 2 करोड़ रोजगार, ये सारे इनके नारे थे। ये राष्ट्रवाद भी इनका नारा है, लेकिन ये राष्ट्रवाद में भी घोर क्षेत्रवादी लोग यहाँ हैं, यहाँ नहीं है और जगह भी हैं। यहाँ का नारा कुछ और होगा, बिहार में जाकर नारा कुछ और होगा, उत्तर प्रदेश में नारा कुछ और होगा।
उत्तर प्रदेश में नारा राष्ट्रवाद होगा और यहाँ जो है मुख्यमंत्री धामी जी जो है यहाँ छठ में यहाँ लाखों पूरबीए छठ करते हैं, उनको छुट्टी नहीं देंगे। एक दिन की छुट्टी यहाँ के अभी टनल में जो फंसे हैं सबसे ज्यादा पूरबीए फंसे हैं और जान सासत में सबसे ज्यादा उन्हीं की है, उनके घर छठ नहीं मर रहा है। लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी को इतनी समझ नहीं आई कि छठ है, यहाँ जो लाखों लोग जो यहाँ के पूरे विकास की रीढ़ हैं और लाखों लोग जो अपनी खून पसीने से यहाँ के विकास को बढ़ाते हैं और इसके लिए दिन रात रहते हैं। उस 0 डिग्री -डिग्री टेम्परेचर में केदारनाथ में सबसे ज्यादा किसी ने उसको उस बने रहे और उसका विकास किया और काम किया तो वो पूरब के लोग थे, वो पूरब के मजदूर थे। आज उनका छठ है, लेकिन आज इस प्रदेश की राष्ट्रवादी सरकार, इस प्रदेश का राष्ट्रवादी मुखिया छुट्टी नहीं दिया। कांग्रेस के जमाने में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि छुट्टी नहीं मिला है, छुट्टी के लिए मांग करनी पड़ी हो, लेकिन ये भाजपा के समय में हो रहा है। ये तब है जबकि 60 से 70 करोड़ का रेवेन्यू बिजनेस कारोबार 3 दिनों में पूरे उत्तराखंड में मैं डाटा दे सकता हूं होता है छठ को लेकर के। ये तब है जबकि ये लाखों मजदूर अगर चले जाएं दशहरा में और आते हैं फिर 14 जनवरी को तिला संक्रांति के बाद तो यहाँ की विकास की गति रुक जाए। ये तब है जब यहाँ के पहाड़ के मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में सांसद रहे लंबे समय तक, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। किसी ने आज तक एक पूरबीए ने सवाल नहीं किया होगा कि यहाँ पूरबीए मुल्क पहाड़ी मुल्क के मुख्यमंत्री क्यों हैं यहाँ। उसके बाद गुजरात, यही नहीं हमारा राष्ट्रवाद देखिए ना, हमारा राष्ट्रवाद का चरित्र देखिए। उसके बाद बावजूद इसके वहां के गुजरात के प्रधानमंत्री बनारस में आके लड़ते हैं और जीतते हैं, हम जिताते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वो प्रधान सबका साथ सबका विकास की आप नारा देते हैं, जय हिंदुत्व जय राष्ट्रवाद की नारा देते हैं और हिंदुओं का ये सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व, जो यहाँ नहीं विश्व के सभी कोने में मनाए जाते हैं। और तब यहाँ के मुख्यमंत्री अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे गलत मैसेज आता है और इससे जाता है कि नहीं ये राष्ट्रवाद में कोई न कोई ये राष्ट्रवाद नारा है और राष्ट्रवाद में कोई न कोई घालमेल है और ये घालमेल जो है इसमें छल छद्म है। और नहीं तो अगर है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और विचार नहीं करेंगे तो उधम सिंह नगर अभी बहुत सारे भाजपा 1-2 सीट लूज करेगी, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते भी और एक पूरबिया होने के नाते भी और एक उत्तराखंडी होने के नाते भी इससे गलत मैसेज जा रहा है। सरकार को इतना देर इस पर नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, फिर साले जी जवाब दीजिए सर। देखिए नहीं सुभाष झा जी, आज मुझे लगता है क्योंकि छठ का पर्व है, छठ के इस पावन पर्व पर सभी को छठ की बहुत बहुत बधाई, सुभाष झा जी को भी। और उनका जो कहना है कि छुट्टी सरकार देती है और ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त एक संकट की घड़ी में हम फंसे हैं जिसमें उत्तरकाशी टनल का एक जो हादसा चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी बहुत बिजी हैं। मुझे लग रहा है कि शायद छुट्टी होगी, ऐसी बात नहीं है, ये बात उनके संज्ञान में होगी और अभी टाइम है, समय है और छुट्टी की घोषणा इसमें हो सकती है। लेकिन मैं फिर उसी मुद्दे पर आऊँ जो आज का मुद्दा है, विषय इससे भटक जाएंगे। ये इस बार का जो लोकसभा चुनाव होना है वो मुद्दों की राजनीति पर होना है और मुद्दों की राजनीति करना न तो अब कांग्रेस की बस की बात रही, ना ही अन्य जो इंडिया अलायंस के दल हैं उनकी बात रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं पिछले 9 साल में। उस कार्यकाल को देखते हुए जनता देश की ये मांग कर रही है कि इस भारतीय की 5वीं अर्थव्यवस्था को 3री अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी फिर से जरूरी हैं। इसकी संकल्प के साथ जनता मन बना चुकी है मोदी जी को लाने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाने का। मैं आपको यहाँ बहुत गंभीरता से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो आज़ादी के बाद जिनको तालों में कैद कर दिया गया था, उनका कोई समाधान देश की जनता के सामने नहीं रखा जा रहा था और देश की जनता भी ये मान चुकी थी लगभग कि शायद ये मुद्दे अब समाधानहीन हो चुके हैं, इनका कोई उत्तर नहीं निकल सकता है। लेकिन आपने देखा जैसे ही केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई और माननीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उसके बाद एकदम एक के बाद एक मोदी जी ने उन तालों को तोड़कर उन प्रश्नों को बाहर निकाला, जनता के सामने रखा, जनता ने समाधान दिया। चाहे वो राम मंदिर का समाधान हो, कोर्ट के द्वारा एक माहौल देश में बना कि सभी लोगों ने कोर्ट की उसकी तारीफ की और स्वागत किया। और जो 370 आप देखते थे जो लगता था कि हटेगा नहीं, यही कांग्रेस कहती थी खून की नदियां बहेंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन एक दिन में एक झटके में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि 370 अब कोई धारा जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। उसके बाद वहां पर जो अमन हो रहा है, विकास हो रहा है और इतना पैसा जो वहां पर लग रहा है और बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उससे जनता भारत की नहीं बल्कि दुनिया की देख रही कि जो अभूतपूर्व चेंज कश्मीर में आया है वो एक मिसाल है और उस मिसाल की आवाज आज इतनी बड़ी है कि एक चीज है ना प्रसाद जी कि फिर जो जनता है, जनता जो उत्तराखंड की जनता है जो लोकसभा चुनाव में वोट करेगी वो जम्मू कश्मीर को देखकर वोट नहीं करेगी, वो तो यहाँ को देखकर वोट करेगी। आप सही बोल रहे, नहीं हम राष्ट्र के तौर पर एक राष्ट्र है, जब राष्ट्र की साख बढ़ती है तो चारों तरफ देश के चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। और उत्तराखंड के लिए क्या नहीं किया आप बताइए। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी,
केदारनाथ आपदा का पुनर्निर्माण जब माननीय मोदी जी ने किया है, 4 धाम यात्रा के लिए बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ पर मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने देने का काम किया है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ पर दी है, नई ट्रेनें यहाँ पर हमारी सरकार ने दी हैं। सारी सड़कें, दिल्ली दून एक्सप्रेसवे की आप बात कर लें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के लिए जो रेलवे लाइन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। अभी जमरानी बांध जो पिछले 40 साल से कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो रहा था, उसका पटाक्षेप करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। जो लखवाड़ ब्यास परियोजना है उसका केंद्र सरकार ने हमारा दिया है। तो अब क्या चाहते हैं आप यहाँ पर बताइए, कितना मथुरादास जोशी जी, जितना इस सरकार ने दिया, कोई आंकड़े। मथुरादास जोशी जी, नवीन जी ने तो काम गिना रहे हैं, देखिए ये काम किया है। दूसरी चीज ये है, एक चीज सर, एक सवाल और जोड़ दूं मैं इसमें, जोशी जी एक सवाल और जोड़ दूं, एक चीज और है। अभी आप सांत्वना दे रहे थे शांति प्रसाद भट्ट जी को कि भाई धैर्य रखो, हम लोग मिलकर बीजेपी को हटाएंगे। सर यही धैर्य आपने सपा को भी दिया था, और फिर जो है सपा मुखिया अब हर मंच से जो है अब आप लोग को क्या क्या चिरकुट तक कह रहे हैं, अब आप वो सुन रहे हैं। तो ऐसा धैर्य तो नहीं देना चाह रहे यूकेडी को? नहीं, देखिए मैं, आप जानते हैं मैं कभी कोई बात कहता हूँ बहुत गंभीरता। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। और मेरी बात कोई हल्की बात भी नहीं होती। जी जी जी। और मैं बहुत सोच समझ के बात कहता हूँ। मैं राजनीति में, मेरे छोटे भाई हैं नवीन कृषाली जी, मैंने कहा इनका भविष्य है, मैं इनको शुभकामनाएं दे रहा था। लेकिन मैं एक बात इनको कहूँ कि इस तरीके से चैनलों में सफेद झूठ नहीं बोलते हैं। मैं गिनवाता हूँ आपको। आप जिस कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात कर रहे हैं, ये यूपीए गवर्नमेंट ने आपको दी थी। और आप जिस ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, ये यूपीए गवर्नमेंट ने इसका रेल, इस जो आपने नाम बदलकर ऑल वेदर रोड रख दिया था, 4 धाम संपर्क मार्ग योजना है उसका नाम। ये यूपीए की सरकार आपको देती थी। आप बताइए, काम की बात है ना, काम। एक मिनट सुन लेना मेरी बात पूरी पहले। सुन लीजिए। आप सुन लेना मेरी बात, आप जवाब देना। मैंने आपको नहीं टोका, आप मेरे छोटे भाई हैं और मेरे, बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। अभी भाजपा के रंग में आपको, आप बोलिए, स्वतंत्र है बोलने के लिए, मैं टोकूंगा नहीं आपको बिल्कुल भी। लेकिन मेरी बात सुन लो आप। दूसरी बात आपको बताऊं, आपने क्या दिया, एक रेलवे लाइन जो रुड़की से मुजफ्फरनगर जोड़ने के लिए कांग्रेस की सरकार स्वीकृत कर दी थी, आज तक उसमें 1 इंच काम नहीं हुआ। एक बात, जो धामपुर से काशीपुर जोड़ना था, हम लोग, हमारे कुमाऊं के भाई बहन, हम लोग मुरादाबाद और बरेली और आपका रामपुर होते हुए हम लोग वहाँ हल्द्वानी की तरफ जाते हैं या टनकपुर की तरफ जाते हैं। वो जो हमें वहाँ जोड़ना था उसमें कोई काम नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैं जरूर सुन रहा था कि किच्छा से खटीमा जो मुख्यमंत्री का होम टाउन है, आप उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी सुन रहा था मैं आपके, आप कह रहे हो ना कितने का, आप किस लखवाड़ व्यासी की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात करें आपने? जमरानी बांध पंडित नारद तिवारी और पंडित केसी पंजी का सपना था, हरीश रावत जी का सपना था। हरीश रावत जी जल शक्ति मंत्री रहते हुए उसको राष्ट्रीय परियोजना में घोषित करके गए थे, का एलोकेशन करके गए थे। आप अगर कहेंगे मैं कागज भिजवा देता हूं आपको, जो हरीश रावत जी के कार्यकाल में, जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे हरीश रावत जी, उनके कार्यकाल में आपको मैं कितने, मतलब इस तरीके का झूठ मत बोलिए। जनता की आंखों में आप झूठ बोल के दिखा रहे हैं। और हम जैसे लोगों के, जरा सुन लीजिएगा महाराज, जरा समय दीजिए, आपने लोगों को दिया। आप जनता की आंखों में मत झूठ, और हम जैसे लोगों के सामने, हम लोग इस उत्तराखंड में, आप भी जानते हैं, हम लोग राजनीतिक के अलावा हमने दूसरा काम नहीं किया। एक भी बताओ केंद्रीय यूनिवर्सिटी आपके समय में खुली? पंतनगर कब से इंतजार कर रहा, 10 साल हो गए। आप दूसरा बताऊं, कांग्रेस के समय में IIM खुला था, अभी तक आपकी सरकार ने उसकी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाए। आप एक मेडिकल कॉलेज, सर आपका फोन बोल रहा, बहुत बोल गए करके, मैं थोड़ा सा आपकी बात का जवाब ये देना चाहता हूँ। लगता है जो संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधेंगे हम जोशी जी से। मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि जोशी जी ने कहा कि ये सपना कांग्रेस का था, वो सपना कांग्रेस का था, और सोनिया गांधी जी ने भी कहा था कि नारी शक्ति वंदन बिल जो था स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था। सपने इनके बहुत थे, लेकिन उनको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है, अब यहीं पर आ जाते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। काफी सारे काम जो है मथुरादास जोशी ने बताया कि ये जो कर रहे हैं ये सब कांग्रेस का, वो किया ये कांग्रेस का, ये किया ये कांग्रेस का, मतलब काम हो रहा है। अब जोशी जी जो कह रहे हैं इसके मुताबिक तो काम हो रहा है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। मतलब बीजेपी काम कर रही है। अब भाई वो काम छोड़ के गए, अभी हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश का आपको देते हैं।
ऐसा था कि जो मेट्रो की जो काम था वो तो मायावती के समय में ही हो गया था, लेकिन पूरा कब हुआ? अब धीरे धीरे होते होते पूरा हुआ अखिलेश यादव आए, जल्दी से फीता काटे भैया कि नहीं मेट्रो चालू करो। उसके बाद फिर जो है अब रेल लाइन, वहां पर मेट्रो लाइन और बिछने लगी उत्तर प्रदेश में, योगी जी चला रहे हैं। तो भाई कोई ना कोई तो योजना लेकर आएगा, लेकिन उस योजना को धरातल पर अगर कोई उतार रहा है ये तो अच्छी बात है ना। अभी एक और चीज कहा कि भाई हमने यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज क्या उन्होंने बताया कि था, लेकिन आपने वहां बिल्डिंग तैयार नहीं की। अभी वहां बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो कहेंगे जी हमारी योजना है। मतलब कि काम किया जा रहा है, इससे भी ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं किया जा रहा है। योजना भले ही आपकी है, काम बीजेपी कर रही है ना। देखिए मनीष जी, बहुत सही बात करी आपने। देश सबका है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, अन्य हो। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ। सत्ताएं बदलती रहती हैं, विकास की योजनाएं बनती रहती है और होती रहती है। किसके कार्यकाल में कौन सा विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन श्रेय ले रहा है, किसके भाग्य में उसका लाभ लिखा है, ये अलग विषय है। इसको आप उस तरह से समझिए कि एचडी देवगौड़ा ने 1996 में जब लाल किले से घोषणा करी तो भाजपा के शासनकाल में राज्य बना। भाजपा कहती हमने बनाया, ये दीगर बात है। मैं इस विषय पर भी बात करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर पत्रकार बैठे झा जी को बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर एक मैसेज दिया है कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ जो सेवा में आए हैं उत्तराखंड में, उनके साथ यदि छठ की छुट्टी सरकार नहीं दे रही है तो सरकार भेदभाव कर रही है। इन्होंने दूसरी बात कही कि सुरंग के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनके परिवार में जो मातम बना हुआ है, मुख्यमंत्री बाहर ना घूमे, उनकी जान बचाने का प्रयास करें। इन्होंने उस पर भी जनता का ध्यान आकर्षित करने का किया है। इनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन तीसरी बात देखिए, दूसरी बात पे मांगे नहीं शांति प्रसाद भट्ट जी, अब बताइए ना, काम नहीं कर रही क्या सरकार? वहां पर टनल में काम नहीं हो रहा है। देखिए मनीष जी, बात को घुमाओगे तो डिबेट दूसरी तरफ घुमा नहीं। आप उस जगह लेकर जा रहे हैं, बार-बार आप टनल की बात कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। देखिए बात सुनिएगा, आप एंकर हैं, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जनता के बीच में संदेश नहीं जाएगा, डिबेट का मतलब निकल जाएगा। मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा, मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने योगी को सत्ता में बैठाया, हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तराखंड में 1994 में मुलायम ने जो बर्बरता करी, ये पत्रकार हैं, एक भी यदि उदाहरण दे दें कि उत्तराखंड के मूल निवासियों ने किसी गैर के ऊपर यहां पर कोई अत्याचार किया। हमने कहा भारत के नागरिक के अधिकारों को सुरक्षा उत्तराखंड का जनमानस करेगा। हमारे नेता काशी सिंगेरी, दिवाकर भट्ट और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, हमारे साथ सरकार ने बर्बरता करी है, हम किसी के साथ अत्याचार नहीं करेंगे। तो देश के प्रति समर्पण का भाव हमारा भी है। मैं आपको इस बात के लिए ये ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि यह समझना चाहिए कि देश के अंदर किसी भी राज्य में किसी भी नागरिक को रहने का अधिकार है, मगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा होकर भी जब हमारी परिसंपत्तियों पर विवाद खत्म नहीं करता तो सवाल बनता है। कहने का मतलब उत्तराखंड में जन्म लेने से उत्तराखंडी होना नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश के वो सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनको बधाई। मगर उत्तर प्रदेश ने जब उत्तराखंड की संपत्ति बांटने का सवाल आता है तो वो उत्तराखंड की बिल्कुल नहीं सुनते। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब हम 64 लाख लोग थे, 1,35,00,000 हो गए और उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका पड़ रहा है, जमीन बिक रही है। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि योगी ने उत्तराखंड के अंदर उत्तर प्रदेश में जाके पहाड़ियों को रोजगार देने के लिए पहल करी हो और तब मैं बोलूंगा कि योगी जो है उत्तराखंड का है। अरे भाई, वो अपने राज्य के लोगों की सेवा कर रहा है, बधाई की बात है। मगर हमारा मुख्यमंत्री हमारे अधिकारों को बेच रहा है। अगर हम बोलते हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है तो इस पर मेरी आपत्ति है। अब मुद्दे पे आइएगा, अब आएंगे मुद्दे पर। नहीं, अब सुनिए ना, मुद्दा उठा ही दिया आपने ना। हाँ, बिल्कुल। अब सुनिए ना, अब शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने कहा कि योगी जी जो है उत्तराखंड से गए लोगों को वहां पर कितने नौकरी मिल रही है, आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल कह रहे हैं ना? बिल्कुल। सर ऐसा है कि नोएडा किस में आता है? सर उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं आता? हाँ, तो बताइए। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आता है कि नहीं आता? मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, आता है ना? सुनिए, गाजियाबाद किस में आता है? बोलिए। आता है ना? वहां पर सर जाइए, उत्तराखंड के बच्चे काम करते हैं और कई फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये मत कहिए कि उत्तर प्रदेश से वो हमने, मेरी बात को सुनिए। नहीं, शांति भट्ट जी, एक मिनट ना। नहीं भट्ट जी, गलत मैसेज मत दीजिए ना, गलत मैसेज मत दीजिए। राजनीति में गलत मैसेज नहीं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
सुनिए मेरी बात, हाँ, मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, यहाँ मुझे आप बता दीजिए कि मैं आप एक व्यक्ति को ये कहा हो, नहीं, आप सुनिए, जितने पीसीएस भर्ती हुए हाँ, क्यों नहीं जांच कराती सरकार? हाँ, कैसे भर्ती हो गए यहाँ? हाँ, वो सारे फर्जी हैं। हरीश रावत की सरकार में जितने भर्ती हुए सबकी जांच होनी चाहिए। फर्जी यहाँ पे जितने यहाँ पर जेई लगे हाँ, सिंचाई विभाग में सब उनकी फर्जी जांच हो। ओम हाँ, प्रकाश के टाइम पे कौन भर्ती हुए? फर्जी हैं। ये सारे फर्जी हैं। हाँ, इनकी जांच होनी चाहिए। हाँ, सवाल यहाँ ये नहीं है, मतलब सवाल उस ये- उत्तराखंड को सुनिए, फर्जी लोग चला रहे हैं, सुनिए ये मेरी कहना बात। चाह रहे हैं आप? अरे भाई इससे बड़ा उदाहरण क्या? रोज फर्जी निकल रहे हैं। भाई हाकम कह रहे उत्तराखंड पैदा हो को गया। फर्जी लोग चला रहे हैं। आप ये बताइए, ये सारे बिजनौर में क्या क्यों सर? निकले हाकम के साथी? हाँ, क्यों निकले? हाँ, मेरा कहने का मतलब है, सुनिए, हाँ, हाँ, बात कहने का मतलब है, हाँ, जो यहाँ के मूल हैं हाँ, उनके अधिकारों पे डाका पड़ेगा तो हमारा बोलना अधिकार है। सर, डाका अगर योगी कैसे ने पड़ रहा है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में वहां के लोगों के डाका डाला है तो योगी के ऊपर सवाल खड़ा होना चाहिए। मैं उसकी डाका तारीफ कैसे इसलिए कर डाला, रहा ये हूं बताइए कि ना। वो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के लोगों का फेवर नहीं करते। सुनिए ना, ये बात को ठीक समझने है, की बात है। सर सुनिए ना, मैं डाका इसलिए कैसे इनकी डाला? तारीफ कर रहा हूं कि उत्तराखंड में रहकर भी इनको अपनी मूल का दर्द है। हाँ, वो दर्द मैं कह रहा हूं हाँ, कि यहाँ का लड़का आत्महत्या कर रहा है, हाँ, उसके रोजगार पे बाहर वालों का डाका पड़ रहा है। हाँ, और आप यहाँ पर 75% भाजपा चुनाव में वोट पे आएगी। नहीं सर। मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बताते हाँ, कौन है वीआईपी? हाँ, उत्तराखंड के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, 40% कमीशन है, टनल में 40 आदमी फंसे हुए हैं। हाँ, अभी तक उनकी अगर सुरक्षा के मानकों में अनदेखी हुई तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? सर ये कार्रवाई दर्द है हमारा। सर मतलब कि शांति प्रसाद भट्टजी सिर्फ चिल्लाने से सब कुछ होता है मतलब क्या? आप जो है मेरे नहीं, मेरी बात को समझिए। नहीं, मैं बात को समझे नहीं भट्ट जी, आप मानिए ना मानिए, आपकी इच्छा है सर, लेकिन यहाँ पर बहुत संवेदनशील बात आप कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप बात को समझिए। आप जब टनल की बात करते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। ना, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, बताइए, संवेदनशील मामला है सर, उस पर आप ऐसे ना, आप पत्रकार हैं, बताइए कि किसी मूल निवासी ने किसी बाहर वाले को बात सुनिए, मेरे बात रोज पहाड़ी पिट रहे इस बात पर, सुनिए ना, रोज पहाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा है। सुनिए ना, हम ना बोले, नहीं सुनिए ना, हम अपने अस्तित्व को कौन पहाड़ी पिट गया? कौन पहाड़ी पिट गया? क्यों? कल का है, नहीं बताइए ना, किसने मार दिया? कौन है वो सारे बाहर के? ये कल जो डकैती सर मतलब डकैती पड़ी, कौन था वो डकैत? सुनिए, ऐसा कौन था है, वहाँ? हत्याएं हो रही है, कौन कर रहे हैं? सुनिए, इस ऐसा बात है को ना। नहीं बोले हम? नहीं बोलिए, बिल्कुल बोलना ना चाहिए, बोले? बिल्कुल बोलना चाहिए, 64 लेकिन लोगों जब के अधिकारों संवेदनशील पर मामले पर आप 1 बात करोड़ करते 35 ना बोले? हैं तो उतनी ये मुद्दे संवेदनशीलता होंगे। दिखाना चाहिए ना। देखिए मनीष जी, बात सुन लीजिएगा, समझे ना? आप भले ही 75% भाजपा को वोट की बात करें, हमारे मुद्दे ये हैं कि बंगालियों को आरक्षण देंगे। हमारे मुद्दे ये हैं तो कि इतने अंकिता हैं। के हत्याकारों सुनिए ना, मुद्दे इतने हैं, लेकिन यूपीडी दिख नहीं रही ना। ठीक ये है, हमारे मुद्दे चलिए हैं। जवाब दीजिए। ठीक आप है, यहाँ पर बोलने लगो, सुनिए ना, जवाब ले लेते हैं। जो सुनिए ना, इससे काम नहीं चलेगा। बाहर आप एम्बुलेंस ये नहीं बताइए, है, टाइम 5 लग साल जाएगा, समय एक में मिनट में शायद उत्तराखंड में ठीक है सर, परिसंपत्ति ठीक है, आते रहे भट्ट जी आ रहे, ठीक है, प्रसाद जवाब अरे दीजिए। मनीष जी, ऐसी बात नहीं है। ठीक आप बताइए, ठीक है सर, हो गया ना, अब आते हैं आपके पास, आ रहे हैं। क्या किया? ठीक है, आपसे निवेदन है, ठीक है, परिसंपत्ति बंटवारे ठीक है, में मोदी जी ने ठीक क्या है किया? सर, एक मिनट हमारा मूल निवास का ठीक है, ठीक है सर, सब ठीक है, अभी आते हैं सब आ रहे हैं, जवाब भी तो लीजिए। प्रसाद ये लगेगा ईरान कुरान की बात ठीक है। है, एक मिनट ना, कुछ नहीं है, मैं ये बात बोल करके रहा हूँ ठीक है, भट्ट सर, एक मिनट, जी, अगर ये आपका लोकसभा का भाषण है तो ये आपके लोकसभा एक मिनट क्षेत्र में होना चाहिए सर, था। हो गया ना सर, लटकाना, भटकाना, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये हो गया ना, आपकी ठीक मानसिकता है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया भट्ट जी। इसको हम अगर ये आपके जनता के लोकसभा ठीक है, बोलेंगे। ठीक है, ठीक है भट्ट जी, हो गया, सुन आपने लीजिए। अपनी हाँ, ठीक है। लोकसभा के लिए भाषण तैयार किया तो मंच ठीक है, आप नहीं सर जवाब मंच दीजिए। लोकसभा क्षेत्र मतलब में ये है। लोकसभा का भाषण और है। जो आप मैं बात कर अपना रहे हैं, दर्द बोलूं, सर एक मिनट ना, सर आपने सवाल उठाया, जवाब भी तो लीजिए। ये सवाल उठाया, जवाब भी ये बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, एक बिल्कुल नहीं है भट्ट जी, ये बिल्कुल नहीं है भट्ट मत जी। कीजिए सर, अगर मैं शॉर्ट जोर से मैचिंग बोलूंगा नहीं। मैं भी आपसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूँ। नहीं, मेरे ठीक है, कहने ठीक का है। मतलब यह है अरे आप पे कि आवाज ही आपकी नहीं यही है। संकीर्ण इतना मानसिकता, खा रखा आपने। आपकी सर, यही आप लोगों ने संकीर्ण राज्य मानसिकता लूटा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, ने सर, आप इस तो ऐसा दल मत का कीजिए ना, बेहाल सुनिए कर ना। दिया। हाँ। आपकी संकीर्ण मानसिकता, अच्छा, संकीर्ण सोच, ये मतलब बंटवारे की अपने राजनीति राज्य का है। दर्द बताओ ठीक है। तो संकीर्ण मानसिकता। ये नहीं, ये दर्द नहीं है। आपकी गुलामी हो सकती है। उत्तराखंड का मैंने दर्द नहीं है। उत्तराखंड के लिए लड़ाई उत्तराखंड लड़ी है, की उत्तराखंड लड़के लिया है। बिल्कुल, हम लुटने नहीं बिल्कुल, जाते। हमें पता है। संपत्ति के बारे में बोल रहे हैं, सुनिए ना सर, भट्ट जी, आप भी हम भी इसमें शामिल हैं। सुनिए ना, हम भी इसमें शामिल हैं। मेरे कहने अरे का भाई, मतलब मैं कह रहा हम हूं भी कि शामिल हैं मेरा इसमें। राज्य का आप अस्तित्व क्रांतिकारी खतरे आप में ही नहीं पड़ा हुआ है। है। ठीक है, मैं आप पेंशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मोदी क्रांति में मोदी कर रहे हैं। मैंने भी हिस्सा आप लिया ये बताइए, मैंने भी मोदी हिस्सा जी ने लिया क्रांति में, उत्तराखंड की क्रांति में भट्ट जी। रोजगार के लिए मैं क्या पेंशन किया? नहीं ले रहा उस बात आप तो की, उत्तराखंड लेकिन मेरे पास के सबूत दिखा देता मंदिरों पे हूँ। सोना मुझे बेच पता रहा है, मैंने आपने माननीय मंदिरों इंद्रमणि का पटोली जी पैसा के तब साथ उत्तराखंड का किया। उत्तराखंड यात्रा में लूट चला लिया। हूँ। मुझे आपसे कैसी ज्यादा बात पता कर है रहे उस हो बात का। और मेरे को मत बताइए विशाली इस बात जी, में, लेकिन आप- मैं ये बता रहा हूँ कि आप आपकी उत्तराखंड संकीर्ण के मानसिकता से बुनियादी मुद्दों पे बात उत्तराखंड ठीक का है, भला ठीक नहीं है, हो रहा है। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, आप हो उत्तराखंड गया, के बर्बादी बुनियादी आपने हो गया, बात हम- कीजिए। ठीक है, शांति उत्तराखंड प्रसाद के भट्ट जी, बाहर वाला ठीक है, काम उत्तराखंड की है। बर्बादी जवाब
पे
सर सवाल जो उठाए जवाब भी तो लीजिए ना सर, उसको शांतिपूर्वक सुनना पड़ेगा ना देने वाले हैं। अब सर बोले वो सुनिए ना आप सर, सुनिए ना, अब वो आप तय ना कीजिए ना सर, वो अब सब चीज आप ही तय कर लेंगे क्या? बोलिए। बर्बादी का एक कारण आपकी संकीर्ण मानसिकता भी है। अच्छा ये बर्बादी है, सुनिए ना सर, देखिए बिल्कुल हो रहा हूं। आप अगर आप उत्तराखंड को सही दिशा देते, सुनिए, अगर आप उत्तराखंड को सही दिशा देते, सर सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं क्रांतिकारी तब मानता हूँ, एक क्रांतिकारी को तब मानता जब पहले बंटवारे में दिक्कत हो रही थी। आप कहाँ थे? एक मिनट फिर चालीजिए, जब गलत अमेंडमेंट हो रहा था, एक मिनट एक मिनट फिर चालीजिए, शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, एक मिनट एक मिनट फिर चालीजिए, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट आते सर, नवीन जी एक मिनट, ठीक है भट्ट जी सुनिए ना, सुनिए ना सर, सर ऐसा भाषण का मंच ना बनाइए प्लीज सर। आपने सवाल उठाया, अब सवाल का जवाब भी ले लीजिए ना, अब सवाल का जवाब लीजिए इनसे, फिर साली जी जवाब दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो यूकेडी जो बात कह रही है वो निराधार बात है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता ने दोबारा क्यों भेजा? इन्होंने छठ की बात की निराधार है। किसने कहा? मैंने उनका जवाब दे दिया सर, इन्होंने जवाब तो दिया ना सर, उनका जवाब दे दिया। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ इनकी। नहीं तो आप वो अलग बात, वो अलग बात भाई है। इनका दर्द है कि हमारे यहाँ उपेक्षा हो तो रही है। मैंने कहा तो सही, तारीफ कर रहा हूँ। मैंने कहा तो सही, छुट्टी होनी चाहिए। दूसरी बात और छुट्टी हमारी सरकार देती है ना, शांति प्रसाद भट्ट जी आप सुनते रहिए ना सर, सरकार आप सुनिए देती है, हमारी शांतिपूर्वक सरकार जारी करती है, छुट्टी देती है। मैंने ये कहा कि आज जो संकट की घड़ी है उसमें मुख्यमंत्री जी बिजी हो सकता है छुट्टी डिक्लेयर ना हो, लेकिन कुछ देर में हो जाए। आप थोड़ा धैर्य तो रखें। तो ये लटकाना क्यों लटकाना? मैंने कहा ना संकट की जो घड़ी उत्तरकाशी में है और बातों नहीं लटकाते थे। नहीं ऐसा नहीं, देनी है तो इसको ये कोई आप शांति प्रसाद भट्ट जी यहाँ से कोई थोड़ा ना, आप सरकार तो आपको वो थोड़ा ना कि नहीं हम नहीं करेंगे, पूरी बात सरकार जनता के लिए है। आपकी बात चाहेगी वो होती है। धामी ने दी छुट्टी, ठीक है सर, धामी जी दे रहे क्या? ठीक है सर, हो गया ना, हो गया ना। अभी आप सरकारी से तो छुट्टी मार रहे हो सर, आप क्या बात करते हैं सर? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है आप बोलिए सर, पहले बोलिए। मैं ये बता रहा हूँ कि बातें निराधार है। उत्तराखंड की जनता बहुत प्रबुद्ध है, राष्ट्रवादी जनता है। उसने भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट दिया है, सोच समझ कर दिया है, उस मैंडेट का रिजल्ट मिल रहा है। पहली बार उत्तराखंड में स्थायी सरकार आई है, जो सरकार दिन रात काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत एफर्ट कर रहे हैं। क्या उनका एफर्ट आपको देखने बताओ तो? कर रहे हैं ना, इतना बड़ा ग्लोबल समिट हो रहा है, ग्लोबल समिट जो कर रहे हैं। राज्य मांगा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यूसीसी भी जरूरी है। नौजवानों को क्या रोजगार जरूरी क्यों है? नहीं मिल रहा? आप यूसीसी जरूरी है। नौजवानों को रोजगार आज देश की जनता को एक करने का नहीं अच्छा, है। भू कानून तो आप चाहते हैं कि फिर बंटवारा हो जाए। खत्म किया, आप फिर बंटवारा चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, हो गया, आप बंटवारा हो गया, हो देश गया। मथुरा दत्त जोशी जी, ठीक है सर, हो गया सर, हो गया। एक मिनट मथुरा दत्त जोशी जी, एक मिनट मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए पिच तो तैयार है भाई। बीजेपी ने अपनी पिच तैयार कर रखी है कि भाई वो तो सनातन को लेकर पिच उसकी तैयार है। अपने कुछ काम है जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे कि भाई हम ये काम है, ये कर रहे हैं। यहाँ पर 10% क्षैतिज आरक्षण की बात है, उसको भी कुछ दिन में ये लोग कर लेंगे, वो भी एक उपलब्धि के रूप में जोड़ लिया जाएगा। तो ऐसे में पिच सनातन को लेकर भी तैयार है और कुछ जो काम है उसको लेकर तैयार कर ली गई है। आप लोग कैसे सर पार पाएंगे? क्योंकि आप लोग भी अब कुमाऊं मंडल में आप लोग भी अब वहां पर सम्मेलन करने वाले हैं। अपने जो अभी आप लोग संगठन को ही संगठित कर रहे हैं, कांग्रेस अपने संगठन को ही संगठित करने में लगी है सर। तो क्या चुनाव भर ये संगठित ही होगा या फिर आप लोग जनता के बीच में जाकर अपने चीजों को गिनाएंगे, इनकी कमियों को गिना पाएंगे सर? आप निश्चिंत रहिए भट्ट जी, मनीष जी, हम सब गिनवा रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं। आप बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी क्या बता रही है, क्या उपलब्धि है? मैंने आपको अभी इससे पहले आपके सामने इतने सवाल भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय से पूछे हैं, बताइए उसका जवाब आया है? शांति प्रसाद भट्ट जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उनकी भावना है, उनका आक्रोश है। ये जो सरकार ने जिस तरीके से, मैंने कहा ना 7 दिन हो गए हैं जो सरकार, आज 41 हुए हैं, कल वो 51 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं अंदर फंसे हैं। जिस सरकार पे रिकॉर्ड ही न हो कितने लोग अंदर फंसे हैं, तो उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ये कहें ठीक है सब, आप बताइए हाई कोर्ट कहता है लोकायुक्त की नियुक्ति करो 3 महीने के अंदर, कितने दिन हो गए लोकायुक्त तो बन गया। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में कहा था, प्रथम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उसका जवाब देते हुए 100 दिन में लोकायुक्त नियुक्त करेंगे कहा था, 100 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे कहा था। लोकायुक्त भी बन गया है, गन्ना किसानों का भुगतान भी हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई से कि झूठ कम बोलिए, सही बात बताइए।
क्या काम हुआ ये बता दो, हम उसमें जो काम होगा उसका स्वागत करेंगे लोकतंत्र में। लेकिन इतना जनता को इतना बेवकूफ मत समझो कि दूसरे को जो सामने वाला बैठा है वो इतना बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप इसके 75% में डिबेट कर रहे हो, अच्छी बात है। आप टोटल वोट का 31% भारतीय जनता पार्टी के हिस्से वोट आया है टोटल सरकार बनाने में केंद्र में, बाकी 69% अगेंस्ट वोट गया है। ये राष्ट्रीय आंकड़ा है चुनाव आयोग का जी। तो भाजपा, मैंने कहा अभी 1 महीना पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि हर विधानसभा में 10,000 वोटर जोड़ेंगे हम। अभी की चुनाव की मीटिंग हुई है 15 दिन पहले, 2.5 लाख वोटर कम हो गया इस प्रदेश में। ठीक है सर। तो ये भाजपा की घोषणाएं होती हैं। लेकिन ये सर, एक कह रहे हैं सवाल ना है। इनके हाँ जी एक सवाल है जोशी जी, आप सर बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, अब आप ही से जानना चाहेंगे कि अभी जब भाजपा कोई काम करती है फिर आप कहते हैं कि ये काम जी हमने शुरू किया था, और ये मतलब अरे आप भाई मैं फिर रिकॉर्ड काम दे दूं करेगी तो आपको, आप कहेंगे हमने शुरू किया था। आप एक बात सुनिए, हाँ। आप बुरा मत मानना, मैं फिर कुछ कहूंगा, आप मेरे छोटे भाई है, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं कभी किसी एंकर के साथ। मैं आपको रिकॉर्ड दे दूं क्या? कल सुबह आपके यहाँ मैं जियो भिजवा देता हूँ जो कांग्रेस की सरकार के स्वीकृत है, और इस सरकार का एक भी जियो मुझे ला के दिखा दो 2014 के बाद का। नहीं तो ये तो खुश होना चाहिए ना, जो आपने काम छोड़ दी गए थे नहीं आप, है वो ये शुरू कर रहे हैं। इनकी आदत है दूसरे की गाय में गोदान करने की। मतलब उस ये काम को बताइए नहीं ना करना हमको, चाहिए था। आप लोग कहाँ इनके भ्रमजाल में फंस गए हैं? आप लोग इनके भ्रमजाल में मत फंसिए। आप ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। जोशी जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, अरे मैं 2 भाई, दिन बात अरे भाई कृषाली जी, मुझे आप उसके शासनादेश दे दो। आपकी केंद्र की सरकार ने 10 साल में 10 बड़े काम यहाँ के लिए किए ठीक है हैं। सर, मैं सर जवाब भी ले लेता हूँ, सर जवाब ले लेता हूँ। मैं कुछ सवाल सर, मैं सर स्वागत आपके और करूंगा मेरे बीच उसका में पहला थोड़ा सा व्यक्ति। शास्त्रार्थ हो जाए, क्योंकि आपने ब्रह्म की बात कर ली है। हाँ। मैं थोड़ा शास्त्रार्थ आपके साथ हल्का फुल्का करूंगा, मेरी बुद्धि कम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मैं सर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रभु मैं पूछ रहा हूँ, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, आप बताइए। अच्छे वक्त हैं आप भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 5 उंगलियां खड़ी कर दी मैंने, आप जैसे बताइए। व्यक्ति को तो आप जैसे कांग्रेस ये को तो उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, मेरे शास्त्रार्थ का उत्तर नहीं है। मैंने 5 उंगलियां खड़ी की है, भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, बताइए। लगता है संपर्क मेक इन इंडिया, दूसरी बॉल फेंक दी मैंने, बताइए आप। गुलामी की निशानियां मिटा दी, अब वो आउट हो गए, वो आउट हो गए। ठीक है सर, ठीक है सर, जो सुभाष झा जी, आप देख रहे हैं सब जगह सब चीज देख रहे हैं। कोई कह रहा है उत्तराखंडियत खत्म हो गई, ये अभी काम गिना रहे। उधर एक लोग कह रहे हैं जी ये जो काम कर रहे हैं ये हम ही ने शुरू किया था, हमारे पास पूरा जियो पड़ा हुआ है, ये लोग कुछ कर नहीं रहे। सर ठीक है, केंद्र भी कुछ नहीं कर रहा, राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर रही, अब सर जनता फिर भी वोट कर रही है, ये भी एक सोचनीय बात है ना। अब उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव होने वाले हो रहे थे इससे पहले 2022 में विधानसभा चुनाव, यही शब्द थे सबके। लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, तब भी यही शब्द थे, फिर भी जनता इनको वोट कर दे रही है। तो सर ये कैसे हो रहा है सुभाष झा जी? अब ये कोई जादू की झप्पी कहां से दे के आ रहे हैं, या जादू की छड़ी घुमा दे रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात ये है, मैं 2 बात अपने प्रिय भाई भट्ट जी का जवाब दे दूं। पहली बात तो ये कि देखिए, नौकरी की जहां तक इन्होंने पीसीएस की बात की, मैं मानता हूं कि घोटाले हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन बावजूद इसके आपको उदाहरण दे देता हूं। अभी यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी जी, उनके हस्बैंड अभी हमारे यहाँ बिहार में हैं, ठीक है। यहाँ के 80% आबादी, मैं इसलिए कहता हूँ, और बड़े जवाबदेही से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सुभाष जाऊँ, मैं सुभाष सेमवाल, सुभाष बिष्ट होता तो भी यही बात करता, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, पता नहीं यूकेडी के प्रवक्ता मुझे कितने जानते हैं, मैं तो लट लेके उत्तराखंड के लिए लड़ता रहता हूँ बाहर। तो खैर, अब सवाल ये है कि जो जायज बात होंगी वो तो करेंगे ना, वो चाहे किसी के पक्ष में जाए। मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मूल सवाल ये है कि मेरा कहने का तात्पर्य गुलजमा बात ये था। मैं पहली बात कि मुजफ्फरपुर तिराहे वाली जो घटना घटी थी, जिस समय उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उसको लेकर के कम से कम कचहरी में 10 साल जब मनाई जाती है उसकी बरसी, तो मैं भी उसमें शामिल होता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, और आगे बढ़ करके शामिल होता हूँ, इसलिए कि वो गलत हुआ था।
लेकिन वो एक घटना किसी मुख्यमंत्री की शैतानी या दिमाग खराब होने के वजह से किसी व्यक्ति के, उसके वजह से आप पूरे को विलेन बना दें, पूरे एरिया पूरे क्षेत्र को, तो ये सोचना फिर गलत हो जाएगा। किसी पर नहीं, किसी पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जो इस देश में यहाँ की जहाँ की 80% आबादी, यहाँ के जहाँ के लोग बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों में, चाहे केंद्रीय संगठन में या जो भी, ठीक है, तो उस सवाल पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे जगह के भी लोग आएंगे, नौकरी करेंगे, एक बात। तीसरी बात जो यहाँ आप देखिए, यहाँ जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उत्तराखंड का विकास, तो किसी भी प्रदेश का विकास तभी निर्भर करता है जब वहाँ आवाजाही, यातायात, वहाँ दूसरे लोग आते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, वो तभी होता है। ये दोनों का, ये बड़ी सामान्य बात है। आप कहिएगा तो 10 देश के उदाहरण दे सकता हूँ, कहिएगा तो 10 प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं तीसरी बात, मैं इनका स्वागत करता हूँ, खुले दिल से स्वागत करता हूँ कि जो मजदूर यहाँ काम करते हैं, 365 दिन वो रहता है, माइनस टेम्परेचर में जाकर के बर्फ में, केदारनाथ में वो रहता है, यहाँ के लोग नहीं रह पाते हैं उतना। उस परिस्थिति में जो मजदूर यहाँ काम करता है, क्या उसका एक पर्व होता है? क्या उसके लिए आप इतना उदार नहीं हो कि आप उसको छुट्टी दो? उसके लिए आप इतना उदार नहीं हो कि आप उसके लिए एक छुट्टी की घोषणा कर दो, कैलेंडर में ही घोषणा कर दो, हर बार ये लड़ाई हो क्यों? ये बात। तीसरी बात अब रह गई, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मूल मुद्दा ये है कि जहां तक इन्होंने कहा कि भाजपा का और कांग्रेस की सवाल ये है, भाजपा को हक है कि वो 70-75% क्यों, वो 99% देखे। भाजपा ने ही तो कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन लोग समझे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, विपक्ष नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं होने दिया। तो अब चूंकि इनके पास जो टारगेट करना इनका हक है, लेकिन लोग जानते हैं, लोग इतना वोट नहीं देंगे। मैं अभी कह रहा हूं, आप इसको कोट कर सकते हैं। इस बार जो सरकार के प्रति गुस्सा है, बहुत सारे आश्वासन, बहुत सारे काम, यहाँ लगातार ये टनल की घटना एक घटना नहीं है, इससे पहले भी कई भूस्खलन हुए हैं। 71 में रिपोर्ट आई थी और जोशीमठ में आज घटना हुआ। आप ये सब काम पहले क्यों नहीं करते हैं? आप ये का जो आज आपने जांच बिठाई है, जो आज वैज्ञानिक भेजेंगे, ये सारा काम पहले क्यों नहीं होता कि यहाँ टनल बन सकता है या नहीं बन सकता है? अब सवाल उठता है, ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं और लोग इस हिसाब से वोट करेंगे। हाँ, इनको अपना हक है कि ये 75% क्यों, ये 95% कर लें, 5% में ही पूरी दुनिया को दे दें, 95% खुद रख लें, ये इनको हक है। लेकिन बावजूद इसके इस बार भाजपा 2 सीट यहाँ लूज कर रही है। ठीक है लोकसभा। सुभाष झा जी जल्दी से, सर नहीं माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी जल्दी से। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारत का नागरिक कहीं आए रहे, उसका अधिकार है, मगर किसी राज्य की खूबसूरती को यदि कोई जानबूझ के खत्म करे तो बोला जा सकता है। मेरा दर्द ये था कि हमारे दो की नीति में अपना जीवन जिया, 64 लाख थे, आज 1,35,00,000 हो गए। जो हमारे 14 हैं, उनको ये यहाँ उनके जो है अपने कार्यालय में उसकी किताब रखकर उनका गुणगान करते हैं चुनाव के समय पर, और जनता को आपस में लड़ाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हर राज्य की अपनी एक विशेषता होती है, किसी के राज्य में जाकर कोई अतिक्रमण करेगा तो वहां की जनता बोलती है। बस मेरा कहने का मतलब ये है। आप सुनिए ना, आपने शांति प्रसाद भट्ट जी जो ना, आप वहां पर मुंबई में जो शिवसेना वाले बात करते हैं ना, वो बात आप कर रहे हैं। और ये हुआ था अभी, हम सुभाष झा जी की बात में सुनिए, मेरे पास सुनिए ना, सुभाष झा जी जो बात, सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। सुनिए ना, लठियाती है तो सुन लीजिए मेरी बात को भी। वही जो बिहार और यूपी के लोगों ने जब नासिक खाली कर दिया था ना सर, तो कंपनी के लोगों को बुलाना पड़ गया था दुगने तिगने दाम पे। ठीक है, दुगने तिगने दाम पर बुलाना पड़ गया था, काम करने के लिए कोई नहीं था। इस चीजों पर मत जाइए सर, ठीक है। आप क्या चाहते हो यहाँ ऐसा हो? छोड़िए, आप क्या चाहते हो यहाँ ऐसा करें? मत छेड़िए, यहाँ ऐसा करें। आप क्या चाहते हो? छेड़ रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि 20 करोड़ की डकैती यहाँ पड़े और हमारी पुलिस बदनाम हो? उस राजनीति आप क्या चाहते हो? सही ढंग से पहाड़ियाँ रोज पिटे आप लोग, और अपनी बात ना करें। आप लोग जो है, आप क्या चाहते हो? नहीं, आप चाह रहे हैं कोई बाहर का श्रमिक है वो पिटे। कहाँ कहा? नहीं, कोई बाहर का श्रमिक है पिटता है। आप अगर महाराष्ट्र का उदाहरण दोगे तो मैं ना बोलूं? नहीं, आप क्या करें? गाड़ी पिटे और मारे भी ना फिर? पहले उदाहरण आपने दिया, मैंने तो आपको एक छोटी सी बात बताई। ठीक है, समय कम है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बात बता हमारे ऊपर हमला होता है तो हम पुलिस पे जाते हैं। ठीक है, हमारे पे हमला होता है, पुलिस पे जाते हैं। ठीक है सर, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो ये तो भाई राजनीति है, सब लोग करते हैं और बीजेपी भी कर रही है। अब 75% वोटों की तरफ राजनीति है कि भाई 75% वोट पाया जाए, लेकिन कितना पाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।